हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं किड्स ड्रीम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ले चलेंगे एक खौफनाक और रहस्यमयी भूतिया हवेली में, जहां की डरावनी कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र होगा डर और रोमांच से भरपूर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में 4 दोस्त रहते थे। राहुल, सिमी, अभिषेक और नेहा। चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और बेहद करीबी थे। राहुल को हमेशा से रोमांच का बहुत शौक था। उसे हर समय कुछ नया और एडवेंचर्स करने का मन करता रहता था। वहीं नेहा अपने दोस्तों में से सबसे डरपोक थी और खतरनाक या रहस्यमयी चीज़ों से दूर ही रहना चाहती थी। एक दिन राहुल इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक पुरानी और वीरान सी पड़ी हुई हवेली की तस्वीर पर पड़ी। उसे हवेली बड़ी रहस्यमयी लगी और राहुल की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने उस हवेली के बारे में और जानकारी खोजनी शुरू कर दी। राहुल को पता चला कि यह हवेली एक छोटे से गांव में थी, जिसका नाम कालापुरा था। यह हवेली लगभग 500 साल पुरानी थी और इतने वर्षों से वीरान ही पड़ी थी। गांव वालों के मुताबिक वहां भूत प्रेतों का साया था, जिसके कारण कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल का रोमांच अब और भी बढ़ गया था। उसने हवेली के इतिहास के बारे में और जानकारी इकट्ठी की। उसे पता चला कि हवेली कभी सेठ कृष्णचंद की थी, जिनकी एक बेटी थी। रहस्यमयी परिस्थितियों में उसकी मौत उसी हवेली में हुई थी और गांव के लोग मानते थे कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है। यह सब जानने के बाद राहुल के मन में एक ही बात थी, वह इस हवेली में ज़रूर जाएगा। उसे एक नए रोमांच की तलाश थी और अब यह रहस्यमयी हवेली उसका अगला मकसद बन गई थी। राहुल ने जब अपने दोस्तों को हवेली के बारे में बताया, तो अभिषेक ने बिना किसी झिझक के तुरंत हामी भर दी। उसे भी रोमांच का शौक था और राहुल के साथ हर तरह के एडवेंचर में वह भी साथ देने को तैयार रहता था। सिमी ने पहले तो थोड़ा सोचा, लेकिन राहुल की बातें और उसकी जिज्ञासा ने उसे भी तैयार कर दिया। हालांकि सिमी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसे राहुल और अभिषेक के साथ पर पूरा भरोसा था। अब बची नेहा, जो हमेशा से डरपोक मानी जाती थी। जब राहुल ने उसे हवेली जाने की बात बताई, तो नेहा ने घबराते हुए कहा, राहुल, तुम पागल हो क्या? मैं किसी भूतिया हवेली में नहीं जाने वाली। ये सब बहुत खतरनाक है। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे नेहा, कुछ भी नहीं होगा। ये सब गांव वालों की कहानियां हैं और वैसे भी हम सब साथ होंगे। तू फिक्र मत कर, अगर कुछ भी गलत होगा तो हम वापस आ जाएंगे। सिमी ने भी नेहा को समझाने की कोशिश की, नेहा, हम सब साथ जा रहे हैं और अगर कुछ भी गड़बड़ लगी तो हम सब तुरंत वहां से निकल जाएंगे। तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। अभिषेक ने मजाक करते हुए कहा, नेहा, अगर तू नहीं आई तो तू हमेशा डरपोक कहलाएगी। सोच, हम तीनों कितनी मस्ती करेंगे और तू यहाँ अकेली रह जाएंगी। नेहा ने थोड़ी देर सोचा। उसे अब भी डर तो लग रहा था, लेकिन उसे अपने दोस्तों की बातों पर भरोसा भी था। आखिरकार उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं चलूँगी, लेकिन अगर कुछ भी अजीब लगा तो हम तुरंत वहाँ से लौट जाएंगे। राहुल ने खुशी से कहा, ये हुई ना बात, अब हमारा ग्रुप पूरा है। इस तरह नेहा भी मान गई और चारों दोस्त उस खतरनाक और रहस्यमयी हवेली की ओर अपने एडवेंचर के लिए तैयार हो गए। अगले ही दिन चारों दोस्तों ने अपने रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हुए ट्रेन पकड़ी और कालापुरा गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते भर वे उस पुरानी हवेली के बारे में ही बातें करते रहे और कल्पनाओं में खोए रहे कि वहां पहुंचकर उन्हें कितनी मज़ेदार और अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें ट्रेन की खिड़कियों से बाहर भी हवेली की ही झलक दिखाई देने लगी थी। आखिरकार
वे कालापुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्होंने गांव का रुख किया। गांव पहुंचते ही उन्होंने वहां के लोगों से हवेली का रास्ता पूछा और ऑटो से जाने का विचार किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑटो चालक से हवेली का नाम लिया, उसके चेहरे का तो मानो रंग ही उड़ गया। वह घबराकर पीछे हटते हुए बोला, साहब, उस हवेली का तो नाम भी मत लीजिए। वहाँ जाने वाले लोग कभी भी लौटकर नहीं आते। रात होते ही वहाँ से डरावनी आवाज़ें और चीखें सुनाई देने लगती है। ऑटो चालक की बात सुनकर चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर की बजाय एक नई चमक आ गई और उत्साह दुगना हो गया था। जितना गांव वाले उन्हें मना करते, उतनी ही उनकी जिज्ञासा और जज्बा बढ़ता जाता। आखिरकार बिना किसी की बातों पर ध्यान दिए वे अपने गंतव्य की ओर पैदल ही निकल पड़े और हवेली की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था। अब रात का अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था और आसमान में भी सिर्फ कुछ ही तारे चमक रहे थे। हवेली तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी वीरान था और चारों दोस्तों के कदम अब धीमे पड़ने लगे थे। तभी चांद की हल्की रोशनी में उन्हें दूर से हवेली की परछाई दिखाई दी। वह दृश्य इतना भयावह था कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के पुराने और टूटे हुए दरवाजे पर जंग लगी लोहे की कड़ियाँ हवा के साथ टकरा रही थी और एक कर्कश आवाज़ हवा में गूंज रही थी। पास खड़े पेड़ जैसे मानो हवेली को ढकने की कोशिश कर रहे थे। उस पेड़ों की शाखाएं हवेली के दरवाजे पर साए की तरह लटक रही थी, मानो कुछ छिपा रही हो। खिड़कियों के पीछे अंधेरा इतना गहरा था कि मानो वहाँ कोई खाई हो जो कभी न खत्म होने वाली हो। राहुल से अब और सब्र नहीं हुआ। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वह दरवाज़ा धूल भरी आवाज़ के साथ चरमराते हुए धीरे धीरे खुला। चारों ने एक दूसरे को देखा और किसी ने कुछ नहीं कहा। कदम अब और भी भारी हो चुके थे, लेकिन वे हवेली के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा, जिसने उनके शरीर को झकझोर कर रख दिया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद भयानक था। पुराने और धूल से ढके हुए फर्नीचर, टूटे हुए झूमर और दीवार पर जड़ी मकड़ जाल ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। हॉल में घुसते ही उन्हें लगा मानो कोई उन पर नज़र रख रहा हो। हॉल के चारों ओर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थी, जिनमें से कुछ इतनी धुंधली हो चुकी थी कि उनके चेहरे भी पहचान में नहीं आ रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी और हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फर्श के नीचे से कुछ सरक रहा हो। हॉल के बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां पुराने समय के फटे पुराने सोफे और टूटे हुए टेबल बिखरे पड़े थे। दीवारों पर लगी धुंधली तस्वीरें उस कमरे की भयानकता को और भी बढ़ा रही थी। तभी नेहा की नज़र एक तस्वीर पर पड़ी, एक सुंदर लड़की की तस्वीर जिसकी आंखों में अजीब सा दर्द और बेचैनी लग रही थी। सिमी ने भी तस्वीर देखी और अचानक उसके मन में अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे वह तस्वीर कुछ कहना चाह रही हो। अभी वे यह समझ ही रहे थे कि तभी पीछे का दरवाज़ा अचानक तेज आवाज़ के साथ अपने आप बंद हो गया। सभी चौंक गए, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। सब लोग अब डर रहे थे। उनके दिलों की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो भारी मन के साथ आगे बढ़ रहे थे। राहुल ने एक और दरवाज़ा खोला तो उनके सामने एक पुरानी चरमराती हुई सीढ़ी दिखाई दी, जो अंधेरे में कहीं ऊपर तक जा रही थी। सीढ़ियों पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी, मगर कुछ हिस्सों पर धूल के निशान बिल्कुल एकदम साफ थे, जैसे कुछ समय पहले ही कोई वहां से गुजरा हो।
सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उनकी सांसें तेज हो गई। ऊपर की मंजिल का दृश्य और भी भयावह था। सड़ी गली दीवारें, पुराने बिस्तर, टूटे हुए आईने और हर कोने में फैला सन्नाटा। यह सब किसी बुरे सपने जैसा था। तभी नेहा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उसकी सांसें भारी होने लगी, लेकिन वह अब भी चुप रही, यह सोचकर कि शायद यह उसका भ्रम होगा। तभी अचानक हवेली की दीवारों से एक धीमी, घबराहट भरी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी धीमी थी कि पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन फिर सब ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। सिमी कांपती हुई आवाज़ में बोली, तुम लोगों ने यह सुना? यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? अभिषेक ने एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, शायद यह आवाज़ उस कमरे के पीछे से आ रही है। राहुल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोला और अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और कमरे का तापमान तेज़ी से गिरने लगा। ठंड इतनी बढ़ गई कि उनके हाथ, पैर, दिमाग सब कुछ सुन्न होने लगा। तभी नेहा ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। अब नेहा से रहा नहीं गया। वह घबराकर उछल पड़ी, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ ठंड का एक छोटा और हल्का सा उसके झटका लगा था। नेहा पीछे हटने लगी। उसकी सांसें अब बेकाबू हो चुकी थी। तभी उसने ऊपर की मंजिल से किसी के खींचने का एहसास किया। उसकी चीख अचानक से निकल गई, पर उसकी आवाज़ इतनी डरी हुई थी कि किसी को ठीक से समझ नहीं आया। उसकी नज़रें जैसे ही ऊपर की ओर गई, उसने देखा एक धुंधली परछाई छत से उसे झांक रही थी। वह परछाई धीरे धीरे साफ हो रही थी, लेकिन जैसे ही नेहा ने उसे ठीक से देखना चाहा, वह हवा में घुलकर गायब हो गई। सबने एक पल के लिए सोचा कि शायद यह सिर्फ उनका भ्रम था। तभी सीढ़ियों की दिशा से एक और आवाज़ आई। इस बार यह आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई बहुत करीब से उनका नाम पुकार रहा हो। नेहा के कदम बढ़ाए और डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उसने कदम थोड़े से आगे बढ़ाए। उसके दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर देखा, उसकी रूह कांप उठी। अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें उसकी ओर देख रही थी, जो आंखें एकदम साफ नजर आ रही थी। लेकिन तभी हवा में एक ठंडी, भयानक हंसी की डरावनी आवाज़ें गूंजने लगी। अब उनके सामने असली सवाल आ गया था, क्या उन्होंने हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? सभी की चीखों से हवेली गूंज उठी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे देख सकते थे कि वह लाल जलती हुई आंखें सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आ रही थी। अंधेरे में एक भयानक परछाई धीरे धीरे उनके पास बढ़ रही थी। चुड़ैल का हुलिया डरावने सपनों से भी अधिक भयावह था। उसके लंबे उलझे बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो खुद अंधेरा उसमें समा रहा हो। उसकी पीली और फटी हुई त्वचा से जैसे भूतकाल की यातनाएं झलक रही थी। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थी, मानो किसी शिकारी के तेज पंजे हो। और उसका चेहरा इतना भयावह था कि उसे देखना भी आत्मा को झकझोर देने वाला था। उसके होठों के किनारे फटे हुए थे और उसकी नुकीली, खून से लथपथ दांतों की झलक मिलते ही चारों के कलेजे मुंह में आ गए। अभिषेक, नेहा और राहुल चीखते हुए पीछे हटने लगे, मगर उनके कदमों में अब जान नहीं बची थी। उनकी टांगें कांप रही थी और दिमाग सुन्न हो चुका था। हर एक की चीख जैसे हवेली के सन्नाटे में दब रही थी और उन्हें लग रहा था कि वे अब कभी इस जगह से जिंदा लौट नहीं पाएंगे। लेकिन अचानक एक तेज चीख ने सबको चौंका दिया। यह चीख सिमी की थी। चुड़ैल ने सिमी को अपने नुकीले,
खून से सने पंजों से पकड़ लिया था। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर लौट रही थी, लेकिन कोई मदद नहीं थी। चुड़ैल उसे चीखते हुए ही खींचते खींचते सीढ़ियों से ऊपर ले गई और बाकी तीनों हताश होकर बस देख रहे थे। वे उसे रोकने के लिए दौड़े, मगर उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। चुड़ैल की शक्ति के आगे वे तीनों कुछ भी नहीं थे। अब वे लोग हवेली की छत पर थे। यह छत भी एक पुराने ज़माने की टूटी फूटी जगह थी, जहाँ केवल वीरानी और मौत का एहसास होता था। चारों ओर टूटे हुए बिखरे हुए पत्थर पड़े थे और जगह जगह दरारों के नीचे का अंधेरा झांक रहा था। जैसे ही चुड़ैल सिमी को छत के किनारे ले गई, सिमी ने नीचे झांका। नीचे घना अंधेरा था और उसे लगा मानो मौत उसे घूर रही हो। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सिमी के पैर कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वह बिल्कुल किनारे पे खड़ी थी और चुड़ैल ने उसे आगे धकेलने की पूरी तैयारी कर ली थी। सिमी की आंखों में अब केवल मौत का भय था। उसकी सांसें तेज हो गई थी, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसकी रूह तक कांप उठी थी। लेकिन चुड़ैल की घूरती हुई लाल आंखों में कुछ और ही इरादा झलक रहा था। उसने सिमी को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था और उसकी चीखें हवेली की पुरानी ईंटों से टकराकर लौट रही थी। इसके बाद जैसे ही चुड़ैल ने उसे धक्का देने के लिए अपनी काली नुकीली उंगलियां उठाई, समय मानो थम गया। से अचानक आसमान का काला रंग धीरे धीरे बदलने लगा। काले बादलों के बीच से हल्की सी रोशनी फूटने लगी, मानो कोई रहस्यमयी शक्ति आसमान से उतर रही हो। हवाएं थम गई और एक आकृति धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरने लगी। यह आकृति और कोई नहीं बल्कि सेठ कृष्णचंद की आत्मा थी। जैसे ही वह आकृति स्पष्ट हुई, सेठ की आत्मा चुड़ैल की ओर मुड़ी और गहरे दर्द में बोली, रुक जाओ मेरी बेटी, यह लोग बेगुनाह है, इन्हें मत सताओ, इनका कोई दोष नहीं है। चुड़ैल जो कभी इंसानी रूप में उनकी बेटी थी, उसकी आंखों में अब भी गुस्से और दर्द का उबाल था। वह कड़क आवाज में बोली, पिताजी, उस रात आप कहाँ थे जब उन दरिंदों ने मुझे छत से धकेल दिया था? जब मेरी चीखें आसमान को चीर रही थी, तब आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? सेठ की आत्मा ने दुख और पछतावे से कहा, बेटी, उस रात मौसम बेहद भयानक था। मूसलाधार बारिश हो रही थी और रास्ते बंद थे। मौसम में इतनी ज़्यादा भयानकता थी कि मैं उस समय पर घर नहीं पहुंच सका। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस रात ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ लोग हमारे घर में घुस आए थे, वे लुटेरे थे। उन्होंने हमें लूटने की कोशिश की और जब उन्होंने तुझे देखा तो तुझे छत पर खींचकर ले गए। मैं उस समय तक घर नहीं लौट पाया और उन्होंने तुझे छत से धक्का दे दिया। सेठ की बातें सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसका क्रोध धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आत्मा में भरी ममता और पछतावे को चुड़ैल ने महसूस किया। उसने सिमी को धीरे धीरे अब छोड़ दिया, मानो वर्षों से दबे हुए अपने दर्द को पहली बार वह चुड़ैल आज आज़ाद कर रही थी। सेठ कृष्णचंद की आत्मा अपनी बेटी के पास आई और उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, अब तुझे शांति मिलनी चाहिए। मैं उस रात तुझे बचा नहीं सका, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तेरे साथ थी। आज मैं तुझे यहाँ मुक्ति दिलाने लाया हूँ। उसके साथ ही आसमान की रोशनी और तेज हो गई। सेठ की आत्मा अपनी बेटी की आत्मा को अपने साथ लेकर धीरे धीरे गायब हो गई। चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल गई थी, मानो किसी ने हवा के सभी झोंकों को थाम लिया हो। सिमी, राहुल, अभिषेक और नेहा अब भी सदमे में थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि एक लंबी डरावनी रात अब आखिरकार ख़त्म हो चुकी थी। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी शांति थी,
जो कभी इस जगह के बारे में सोचना भी नामुमकिन लगता था। वे सब एक दूसरे को देख रहे थे और राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि अब वे लोग सुरक्षित थे। इसके बाद उन लोगों ने हवेली से बाहर आकर अपने शहर का रुख किया और वो सभी लोग वापस अपने घर चले गए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह भयानक डरावनी कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।